Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BC Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA second semester, fourth lecture, paper C++ and data structure, video lecture, we had discussed about arithmetic expressions, arrays, logical expressions, if-else statements, iterative statements, and the switch statement. Today this is fifth lecture and we will discuss according to your syllabus continuing about pointers, references, dynamic memory allocation, strings and structure. See, first is pointer. Pointer is a variable in C++ that holds the address of another variable. क्लियर है। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था सी में भी हमने पॉइंटर्स पढ़ा था, आप पढ़े होंगे। फिर हम लोग को पॉइंटर जानना है C++ में। सेम वही इसका डेफिनेशन है जो क्या करता है, ये दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस को ये होल्ड करके रखता है। दे हैव डेटा टाइप जस्ट लाइक वेरिएबल्स, ठीक है। ये भी एक डेटा टाइप है, जैसे वेरिएबल को होल्ड करके रखता है। जैसे इंट है तो वो क्या करे, जैसे इंट ए तो एक वेरिएबल है तो उसका जो एड्रेस होता है उसको होल्ड करके रखता है, डेटा टाइप। सिमिलरली यहाँ भी यही काम इसका है। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर टाइप पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल एंड एन कैरेक्टर टाइप पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ द कैर वेरिएबल। और जो उसका पॉइंटर है वो क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। सिंपल देखिए, हमने यहाँ पर एक सिंटेक्स डाला है आपको, डेटा टाइप पॉइंटर का साइन दिया हमने और पॉइंटर नेम। अब देखिए एक सिंपल हमने लिखा है कि हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर, कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे। तो पहले तो हमने कमेंट दे दिया, उसके नीचे देखिए वहाँ हमने दिखाया है इंट पॉइंटर पी कॉमा वैर। तो इंट क्या हो गया, वो डेटा टाइप हो गया इंटीजर, पी इज ए पॉइंटर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए क्या है, कॉमा वैर, वैर एक क्या होगा, वेरिएबल। तो वो सिंपल इंटीजर वेरिएबल हमने यहाँ लिया है। तो यहाँ पर जो p जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंटर का यूज कर रहा है। पॉइंटर p क्या कर रहा है कि इंटीजर का वो एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है। अब देखिए इसको कैसे असाइन करेंगे हम, वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमने लिखा है कि एज आई मेंशन्ड अबव एन इंटीजर टाइप पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर इंट वेरिएबल। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि जो इंटीजर टाइप पॉइंटर है वो इंट वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। Here we have an integer variable var and pointer p hold the address of variable var। तो यहाँ पर क्या, इंटीजर वेरिएबल जो var है और पॉइंटर p है वो var का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। टू असाइन टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू पॉइंटर वी यूज एम्परसेंट सिंबल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे असाइन करेंगे इस वेरिएबल का एड्रेस को शो करने के लिए, एम्परसेंट सिंबल जो एंड का यूज हम लोग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सिंपल लिखा है p, असाइन का साइन दिया हमने और एम्परसेंट var, ठीक है। इसको देखिए हम लोगों ने उसको अलग से एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी हमने इसको दिखाया है प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट जो आपके स्लाइड में देखिए दिख रहा है, एक सिंपल हमने एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके नेक्स्ट जो हम लोगों ने फंडा को जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो प्रोग्राम के थ्रू देखिए आप क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक लिखा आईस्ट्रीम डॉट एक हेडर फाइल लिया है इंट मेन। अब देखिए यहाँ पर हमने पॉइंटर डिक्लेरेशन कर रहा है इंट पॉइंटर पी, ठीक है। वैर में हमने क्या असाइन किया, 101। अब देखिए नीचे असाइनमेंट हम यहाँ से देखिए पी असाइन एम्परसेंट वैर। अब लोग यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक पॉइंटर पी अलग से लिया था जो डेटा टाइप इंटीजर था और वैर एक वेरिएबल लिया था जिसमें हमने 101 एक वैल्यू उसमें स्टोर किया था। अब देखिए नीचे यहाँ पर वैर जो एंड वैर मतलब उसको हम लोगों ने असाइन किस में किया, पी में। अब देखिए अलग अलग हमने 4 लाइन में डिस्प्ले कराया है सी आउट करके। सबसे पहले हमने क्या दिखा, एड्रेस ऑफ वैर। तो नीचे देखिए अब आउटपुट में चूँकि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम देखिए वैर एंड वैर। तो एंड वैर मतलब वैर का जो एड्रेस है वो सबसे पहले दिखा रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो अपने वहाँ से अपने आप वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा, हर कंप्यूटर अलग वैरी करेगा ये। फिर देखिए नीचे एड्रेस ऑफ वैर, चूँकि पी का हम एड्रेस दिखा रहे हैं तो देखिए पी का एड्रेस भी सेम है, क्योंकि हम लोग जो ऊपर देखिए आप पी असाइन एंड वैर, तो वैर का जो एड्रेस था वो पी में हमने असाइन कर दिया था, तो जो उसका एड्रेस था वो पी में असाइन हो गया था। तो वैर का भी सेम एड्रेस था होगा और ऑब्वियसली पी का भी सेम एड्रेस होगा। अब देखिए नीचे डिफर करने के लिए हम लोगों ने दिखाया एड्रेस ऑफ पी, ठीक है। अब उसको डिस्प्ले करा रहा है। अब देखिए एंड पी, तो क्योंकि पी का एड्रेस कुछ अलग था, वो तो दूसरा का वेरिएबल का होल्ड एड्रेस किया था, तो देखिए नीचे उसका एड्रेस चेंज हो गया।
फिर नीचे देखिए वैल्यू ऑफ वैर। अब पॉइंटर पी, चूँकि पी का वैल्यू तो अलग था, तो अलग था, तो उसको देखिए आपका जो वैल्यू था वैर का वो 101 शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने एक सिंपल पॉइंटर को शो करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम देखा। ठीक है, अभी अब चूँकि ये पॉइंटर का आप यूज़ इसको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए इसी के साथ में एक टॉपिक है रेफरेंसेस। ठीक है, चूँकि ये जो पॉइंटर और रेफरेंसेस तो बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी लगता है कि दोनों सेम है। तो चूँकि इसके जस्ट बाद हमने रेफरेंसेस को डिफाइन किया और उसको समझने के बाद आप देखिए इसको डिफरेंस में हम रेफरेंसेस और पॉइंटर को हमने इसमें दिखाया है, तो आप क्लियर हो जाए इसमें। सिंपल हमने देखिए रेफरेंसेस का एक डेफिनेशन में डाला है। ए रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियास दैट इज अनदर नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। Once a reference is initialized with a variable, either the variable name or the reference name may be used to refer to the variable. सिंपल देखिए एक हम लोग सिंपल समझते हैं, किसी हमारा एक नाम होता है, अपना नाम खुद का, सबका अपना अपना नाम होता है, और सबका एक उपनेम भी होता है, एक एलियास जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिंपल यही फंडा है, जो वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है, उसका एक अलग से एक हम देना चाहते हैं एक रेफरेंस नेम, तो उसको हम रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ भी हम लोग जो वेरिएबल नेम होगा वहाँ हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, कुछ अगर वैल्यू वहाँ स्टोर किया हुआ है तो उसका एक दूसरा एक नेम देंगे। देखिए हम यहाँ पर क्लियर आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि जो रेफरेंसेस वर्सेस पॉइंटर, चूँकि कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ हम लोग क्लियर समझेंगे। रेफरेंसेस आर ऑफन कन्फ्यूज विथ पॉइंटर, बट थ्री मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रेफरेंसेज आर पॉइंटर एंड पॉइंटर्स आर। तीन देखिए डिफरेंसेज है, दो हम लोग इसको कन्फ्यूजन क्लियर करता है। First one is we cannot have null references. We must always be able to assume that a reference is connected to a legitimate piece of storage. क्लियर है कि वहाँ हम लोग नल नहीं रख सकते रेफरेंसेज में। ठीक है, ये हमेशा स्टोरेज का एक कलेक्शन होता है जहाँ कई सारे वहाँ पर वैल्यू वहाँ पर स्टोर जो एड्रेस स्टोर होंगे। सेकेंड वन इज वंस ए रेफरेंस इज इनिशियलाइज टू एन ऑब्जेक्ट इट कैनॉट बी चेंज और रेफर टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक बार हम इनिशियलाइज कर देंगे रेफरेंस को तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। एंड पॉइंटर्स कैन बी पॉइंटेड टू अनदर ऑब्जेक्ट एनी टाइम। जबकि पॉइंटर क्या है कि हम लोग कहीं भी उसको दूसरे जब ऑब्जेक्ट में पॉइंट करते हैं तो हम लोग उसको पॉइंटेड हम लोग कर सकते हैं पॉइंटर को दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में। थर्ड वन इज ए रेफरेंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। और रेफरेंस को इनिशियलाइज करना मतलब मस्ट है। पॉइंटर को कभी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी समय, बट रेफरेंसेज में हम लोग को सबसे पहले इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये तीन डिफरेंस जो है इसको डिफर करता है रेफरेंसेज और पॉइंटर को। अब देखिए हमने यहाँ दिया है कैसे रेफरेंसेज को हम लोग शो क्रिएट करेंगे। Think of a variable name as a label attached to the variable's location in memory. We can then think of a reference as a second label attached to that memory location. Therefore, we can access the contents of the variable through either the original variable name or the reference. अब देखिए हमने एग्जाम्पल आपको दिखाया ताकि आप समझ में आ जाए। जैसे int I असाइन 17, हमने एक int डेटा टाइप लिया, I एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने क्या असाइन किया 17। अब देखिए इसको हम एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर शो कर रहे हैं। int and r असाइन आई, मतलब आई का जो वैल्यू था 17 वो कहाँ चला आया आर में। तो अब एंड जो है ये रेफरेंस का काम करता है। अब दस द रीड द फर्स्ट डिक्लेरेशन एज आर इज एन इंटीजर रेफरेंस। ठीक है, इनिशियलाइज टू आई, अब आई को इनिशियलाइज कर दिया कि आर में। तो इस तरह से हमने देखिए कि एग्जांपल हमने लास्ट इसके बाद शो कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आई स्ट्रीम ले लिया हमने हेडर फाइल मेन इंट आई, देखिए हमने एक डेटा टाइप ले लिया इंट और आई वेरिएबल ले लिया। फिर नेक्स्ट दूसरा डेटा टाइप लिया हमने डबल और डी वेरिएबल ले लिया। अब नीचे देखिए रेफरेंस हमने वेरिएबल शो कर रहे हैं। इंट एम्परसेंड आर असाइन आई, मतलब आई जो था उसको हमने कहा कि क्या किया आर से, और एम्परसेंड को उससे डिनोट किया। अब नीचे देखिए दूसरा है कि हमने डेटा टाइप लिया वेरिएबल लिया डबल, रेफरेंसेस का एम्परसेंड साइन दिया एस असाइन डी। अब देखिए नीचे आई में हमने वैल्यू को असाइन किया क्या 5। अब नीचे दो बार हम लोगों ने देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ, एक बार आई दिखाएंगे एक बार वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस दिखाएंगे। तो एक बार आई से देखिए डिस्प्ले करेगा, एक बार आर का डिस्प्ले करेगा। नीचे फिर देखिए डी में हमने क्या असाइन किया 11.7। फिर सिमिलरली उसी तरह से डी को भी हमने वैल्यू दिखाएंगे फिर रेफरेंस दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए जब इसको कंपाइल करेंगे एक साथ हम लोग और एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट दिखाता है। देखिए यहाँ पर आई का सबसे पहले वैल्यू क्या दिखाया 5, क्योंकि आई में हमने 5 को दिखाया था, और फिर देखिए 5 लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर आई को असाइन करके आर में डाला था, और आर चूँकि जब डिस्प्ले कराया हम सी आउट को तो आर को डिस्प्ले कराया तो उसका जो रेफरेंस था वो आर में स्टोर हो गया था।
तो वहाँ भी देखिए सेम वैल्यू डिस्प्ले करेगा 5। सिमिलरली जो देखिए डी में हमने क्या असाइन किया था 11.7, तो वहाँ भी देखिए जब डी से असाइन हमने डी को हमने डिस्प्ले करा रहा है तो वहाँ भी 11.7 दिखा, और नीचे देखिए एस को हमने दिखाया वैल्यू ऑफ डी रेफरेंस में, तो वहाँ भी सेम वैल्यू दिखा है, क्योंकि उसका हमने एक एस नाम से वहाँ एम्परसेंड के थ्रू हम लोगों ने एक रेफरेंस यूज करके वहाँ उसको इनिशलाइज कर दिया था। तो इस तरीके से रेफरेंस और पॉइंटर को हम लोगों ने यहाँ समझा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में है C++ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, देखिए ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने लिखा है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डायनेमिक मेमोरी रियली वर्क्स इन C++ इज एसेंशियल टू बिकमिंग गुड C++ प्रोग्रामर। मतलब एक अगर C++ का जो अच्छा प्रोग्रामर है तो उसके जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डायनेमिक मेमोरी एक्चुअली कैसे वर्क करता है। मेमोरी इन आवर C++ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जो हमारा C++ प्रोग्राम का जो मेमोरी है वो 2 पार्ट में बढ़ता है, द स्टैक एंड नेक्स्ट वन इज द हीप। द स्टैक ऑल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन विल टेक अप मेमोरी फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में हम लोग जानते हैं एक पर एक जो फंक्शन में जो डिक्लेयर होता है वो मेमोरी स्टोर करती है, मेमोरी उसको एलोकेट कर दिया जाता है। हीप में क्या होता है कि अनयूज मेमोरी, जैसे बहुत सारा जो है जिसका यूज हमारा नहीं होता है मेमोरी प्रोग्राम के मेमोरी में, और वो यूज करते हैं, हम लोग एलोकेट करते हैं उसको, क्योंकि वो जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वहाँ स्पेस हमारा रेडी रहे, उसके लिए एलोकेट कराने का काम करते हैं। Then many times we are not aware in advance how much memory we will need to store particular information in a defined variable, and the size of required memory can be determined at run time। अभी क्या है कि कई बार हम लोग अवेयर नहीं होते हैं मतलब कितना मेमोरी ज़रूरत है वेरिएबल को डिफाइन करने में, तो ये पहले से हम लोग चूँकि नहीं पता रहता है रन टाइम के वक्त, तो ये काफ़ी कई बार हम लोग प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर आता है। We can allocate memory at runtime within the heap for the variables of a given type using a special operator in C++ which returns the address of the space allocated। अब हम लोग देखिए इस हीप जो वेरिएबल जो आपने पहले डिस्कस किया था कि कई सारे जब हम लोग मेमोरी जो प्रोग्राम मेमोरी में जो अनयूज होता है जिसको हमको एलोकेट करना होता है जब प्रोग्राम रन कराते वक्त, तो वहाँ कैसे करेंगे एलोकेट। तो यहाँ दो एक ऑपरेटर हम यूज करेंगे जिसके लिए ये एलोकेट करने का काम करता है और डी एलोकेट करने का काम करेगा। न्यू ऑपरेटर, देखिए न्यू ऑपरेटर क्या करता है, वो एलोकेट करने का काम करता है। इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी एनी मोर वी कैन यूज डिलीट। अब देखिए न्यू से क्या करता है, वो क्रिएट करेगा, एलोकेट कर लेगा, मतलब जब जो हमको जितना ज़रूरत का है। और डिलीट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ज़रूरत नहीं है मेमोरी में जो अगर इससे ज़्यादा, तो वो डिलीट ऑपरेटर काम करता है। जो डीएलोकेट को भी काम करता है मेमोरी, मान लीजिए कि फिर से हमको क्रिएट करके फिर से स्टोर करना चाहते हैं तो न्यू ऑपरेटर से यूज करेंगे, और चाहते हैं कि नहीं अब जो हमने यूज जो बच गया है या यूज नहीं है तो उसको डीएलोकेट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑपरेटर से करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर हम लोगों ने एक न्यू डेटा टाइप को यूज किया है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए हमने यहाँ पर सिंपल एक सिंटेक्स डाला है, न्यू एनी डेटा टाइप है ना, हियर डेटा टाइप कुड बी एनी बिल्ट इन टाइप इंक्लूडिंग एन एरे ऑफ और एनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इंक्लूड क्लास और स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें चूंकि हम लोग न्यू और कई सारे हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोगों के द्वारा किया सकता है। अभी देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल में हमने दिया है वी कैन डिफाइन ए पॉइंटर टू टाइप डबल एंड देन रिक्वेस्ट दैट द मेमोरी बी एलोकेटेड एट एग्जीक्यूशन टाइम। वी कैन डू दिस यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। हमने सिंपल देखिए स्टेटमेंट के थ्रू शो किया है, डबल पॉइंटर का साइन दिया है, पी वैल्यू असाइन नल। यहाँ हमने क्या किया, पॉइंटर को इनिशियलाइज किया नल के साथ में। ठीक है, फिर नीचे देखिए पी वैल्यू असाइन न्यू डबल। अभी हमने एक रिक्वेस्ट में किया है यहाँ पर मेमोरी में वेरिएबल के लिए, न्यू के लिए। अब देखिए यहाँ क्लियर हमने लिखा द मेमोरी मे नॉट हैव बीन एलोकेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ये क्या आता है, ये जो अभी हमने डाला इसका मीनिंग ये है कि ये एलोकेटेड सक्सेसफुली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि इफ़ द फ्री स्टोर हैड बीन यूज्ड, मान लिया अगर ऑलरेडी यूज्ड है पहले से तो कैसे क्रिएट करेगा वो। तो सबसे पहले सो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू चेक इफ न्यू ऑपरेटर रिटर्निंग नल पॉइंटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज बिलो। देखिए अगर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको हम सक्सेसफुली अगर एलोकेट करना चाहते हैं तो इसको देखिए ऐसे नीचे जैसे नीचे हमने सिंटेक्स डाला है उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए डबल पॉइंटर का साइन देना होगा, पी वैल्यू असाइन नल जैसे हमने पहले भी लिखा था। अब यहाँ पर कंडीशन देना है, क्योंकि अगर वो सपोज डाटा अगर वहाँ नहीं है पहले से मेमोरी फ्री, तो उस कंडीशन में देखिए सबसे पहले उसको चेक करेगा। इफ़ पॉइंटर पी वैल्यू सॉरी इफ नॉट का साइन हमने दिया है, पी वैल्यू असाइन न्यू डबल
तो देखिए वहाँ पर क्या शो करेगा, एरर आउट ऑफ मेमोरी। तो क्लियर है, बता देगा कि भाई नहीं है, खाली आउट ऑफ मेमोरी है, और एग्जिट वहाँ से कर जाएगा। तो तब वहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, तब उसको वहाँ न्यू क्रिएट करेगा, पहले से क्लियर है, कंफर्म कर लेगा कि वो मेमोरी वहाँ लोकेट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए द मैलोक फंक्शन, एक सी में हम लोगों ने यूज किया था मैलोक ये भी सी प्लस में भी यूज करेंगे हम लोग, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू अवॉइड यूज मैलोक फंक्शन। यहाँ हम लोग चूँकि कहते हैं कि मैलोक फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, चूँकि इसका क्या है एडवांटेज ऑफ न्यू और मैलोक इज दैट न्यू डजेंट जस्ट एलोकेट मेमोरी। ये क्या करता है यहाँ पर, चूँकि सी में हम लोग मैलोक यूज करते थे, लेकिन चूँकि सी प्लस हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इट कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ प्राइम पर्पस ऑफ सी। ये चूँकि कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट मतलब वहाँ सी में चूँकि ऑब्जेक्ट का मैटर नहीं था, तो यहाँ हम लोग क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, जो सी पर्पस का प्राइम पर्पस होता है। At any point when we feel a variable that has been dynamically allocated is not anymore required, we can free up the memory that it occupies in the free store with the delete operator। ठीक है, अगर मानते हैं अब यहाँ अगर हम जानते हैं कई जगह स्टोर का ज़रूरत नहीं है या और एलोकेशन का ज़रूरत नहीं है, तो स्पेस खाली रखना चाहते हैं, तो डिलीट ऑपरेटर से हम लोग इसको स्टोर को फ्री कर सकते हैं। डिलीट पी वैल्यू, जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या होगा कि वो जो भी मेमोरी में ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ था पी वैल्यू में, वो सारा को डिलीट करके स्टोर कर दे, डिलीट करके वो एक रेडी कर देगा, तो अब फिर से एलोकेट कर सकते। तो ये सारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन था। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सी प्लस प्लस स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब देखिए पहले भी आपने पढ़ा सी में, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस। सिंपल है, द सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग, सेकेंड वन इज द स्ट्रिंग क्लास टाइप इंट्रोड्यूस्ड विद स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस। अब देखिए द फर्स्ट वन इज द सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग। The C style character string originated with the C language and continues to be supported within C++. This string is actually a one-dimensional array of characters which is terminated by null character /0. Thus, a null terminated string contains the characters that comprise the string followed by a null. अब देखिए यहाँ पर नल कैरेक्टर आपने देखा था, जब भी हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करते थे, जब स्ट्रिंग का यूज़ करते थे, तो लास्ट में हमेशा नल कैरेक्टर जो /0 हम यूज़ करते हैं वो हमेशा फॉलो करता है। देखिए हमने लिखा है द फॉलोइंग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्रिएट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द वर्ड हेलो टू हेलो, एक वर्ड हमने लिया हेलो नाम का, टू होल्ड द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द एरे, द साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे कंटेनिंग द स्ट्रिंग इज वन मोर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द वर्ड हेलो। देखिए इसको कैसे हमने शो किया है, कैर हमने डेटा टाइप ले लिया, ग्रीटिंग एक एरे का नेम ले लिया, और 6 हमने वहाँ साइज डाला। अब देखिए यहाँ पर एच अलग अलग सिंगल HELLO। अब देखिए लास्ट में जो बाय डिफॉल्ट वो /0 हमने डाला वहाँ पर, ये चूँकि हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। इफ़ यू फॉलो द रूल ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन देन वी कैन राइट द अबव स्टेटमेंट एज फॉलो। अगर एरे इनिशियलाइजेशन के थ्रू अगर हम लोग जैसा हम लोग पहले पढ़े थे, तो ऐसे इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कैर ग्रीटिंग, अब देखिए हम यहाँ पर कोई साइन लिया है, सिंपल हमने हेलो डाला है। एक्चुअली वी डू नॉट प्लेस द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग कंटेंट, यहाँ हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ लास्ट में नल कैरेक्टर डालें। द C++ compiler automatically places the /0 at the end of the string when it initialize the array। C++ कंपाइलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली वो /0 लास्ट में, अगर हम यहाँ नहीं भी अगर हम इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा एरे के लास्ट में। ठीक है, तो ये था सी स्टाइल कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब देखिए लास्ट में जो था द स्ट्रिंग क्लास टाइप इंट्रोड्यूस्ड विद स्टैंडर्ड C++। इसमें सिंपल सा है, जो लाइब्रेरी फंक्शन आपने सी में भी यूज किया था वो इसमें स्ट्रिंग क्लास में हम लोग C++ में भी यूज करेंगे। जो आप कई सारे फंक्शंस में इसको यूज करते हैं हम लोग, लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे strcpy। जैसे अगर एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में अगर कॉपी करना चाहते हैं तो strcpy एक लाइब्रेरी फंक्शन हमने यूज किया था, सिमिलरली यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। strcat, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करना चाहते हैं, मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये strcat फंक्शन का यूज करेंगे। strlen, दो अगर किसी स्ट्रिंग का लेंथ को अगर हम जानना चाहते हैं तो ये फंक्शन का यूज करेंगे। strcmp, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो ये फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड C++ में स्ट्रिंग कैरेक्टर का ये जो यूज करते हैं हम लोग, तो ये दो तरह का C++ में स्ट्रिंग हम लोग को यूज करना है। एंड लास्ट वन इज स्ट्रक्चर्स। C or C++ arrays allow we to define variable that combine several data items of the same kind, but structure is another user defined data type which allows we to combine data items of different kind। देखिए स्ट्रक्चर हमने C में भी पढ़ा था, C
सी प्लस नहीं पढ़ेंगे। सेम यहाँ भी वही है, जैसे हम लोग एरे यूज करते हैं, तो एरे में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल लेते हैं तो उसमें एक ही टाइप का डेटा हम यूज करते हैं, जब जो भी एरे को डिफाइन कर रहे हैं एक लाइन में एक ही डेटा हम लोग टाइप का आइटम्स यूज कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर क्या है कि ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड का डेटा आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंस क्लियर समझ में आपको आ गया होगा। टू डिफाइन स्ट्रक्चर वी मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, उसी में भी हम लोग जान पढ़े थे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे, हम लोग डेटा टाइप डालेंगे। इसमें कई सा एक से ज़्यादा मेंबर हम यूज कर सकते हैं। सिंपल एक फॉर्मेट हमने डाला है स्ट्रक्ट, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे चूँकि ये डेटा टाइप है। जैसे हम लोग इंट लिखते हैं तो उस तरह स्ट्रक्ट यहाँ यूज करेंगे, और देन स्ट्रक्चर टैग एक नेम देंगे, और तब हम नीचे यहाँ पर देखिए मेंबर डिफिनेशन अलग अलग हम लोग यहाँ कंटिन्यू में कई सारे मेंबर डिफिनेशन ले सकते हैं। और लास्ट में एक वेरिएबल देंगे, जैसे हम लोग डेटा टाइप का वेरिएबल लेते थे वैसे एक हम लोग यहाँ अलग से वेरिएबल लेंगे, और एक से ज़्यादा वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर का। देखिए हमने यहाँ लिखा है द स्ट्रक्चर टैग इज ऑप्शनल एंड ईच मेंबर डेफिनेशन इज नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन सच एज इंट आई और फ्लोट एफ और एनी अदर वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन। कई सारे डेफिनेशन हम ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर डेफिनेशन बिफोर द फाइनल सेमीकोलन वी कैन स्पेसिफाई वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल बट इट इज ऑप्शनल। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आपको वेरिएबल लेना ही है, वो ऑप्शनल है, बट वहाँ हम लोग एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर वेरिएबल हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल हमने वहाँ देखिए डिक्लेयर करके आपको दिखाया है। स्ट्रक्ट कीवर्ड है जो स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। बुक्स इज स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, जो वेरिएबल नेम सॉरी स्ट्रक्चर नेम स्ट्रक्चर टैग जो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा ले रहे हैं। जैसे कैर ले लिए टाइटल नेम, वहाँ हम लोग एरे का साइज दे दिए 50। कैर अथर 50 साइज ले लिए। कैर सब्जेक्ट 100 साइज ले लिए। देखिए अब डिफरेंट टाइप का डेटा ले रहे हैं। इंट अलग इंटीजर होगा, बुक आईडी, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम लोग एक ही स्ट्रक्चर बुक्स के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और एक वेरिएबल हमने ले लिया बुक, जिसके थ्रू जब प्रोग्राम आप यूज करेंगे तो इसी वेरिएबल के थ्रू आपको सारा एक्सेसिंग करना होगा। तो हम लोग चूँकि पहले ही पढ़ चुके हैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आज हमने ख़त्म किया इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो लिंक लिस्ट मैं शुरू करूँगा, तो आप उसको लिंक लिस्ट के तो पढ़ेंगे, जो एक्चुअल जो डेटा स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का पार्ट। अभी तक हम लोग सारे एक तरह से कहिए कि रिविजन हम लोगों ने किया सी को, और जो बेसिक जो सी प्लस प्लस था वो हमको नहीं पता। थैंक यू।